सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो उस मजेदार वीडियो के बाद एक और वीडियो आ गया हमारा, कौन सा, उसमें भी हम मजे करने वाले हैं। तो अब हमने 4 क्वेश्चन देख चुके थे, हम 5th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और स्टार्ट मेरे को तो करना ही करना है, लेकिन साथ में तुम्हें भी करना है, ठीक है। और अगर एक चीज एनसीईआरटी अगर सॉल्यूशन सॉल्व ना करा हो, ठीक है, तो जरा पुराने वीडियो जरा देख के आए और साथ में मेरे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन से। अब क्या तुम्हारा एन एल्किन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड तुम्हारा क्या है पेंट 3 ओन, राइट स्ट्रक्चर एंड आयोपेक नेम ऑफ ए, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें दो चीज ओजोनोलाइसिस दिया है, पहले हमने ओजोनोलाइसिस किया था, अब इसका थोड़ा अपोजिट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो कि तुम्हारा क्या है अल्कीन दिया हुआ है, हमें पता है, ठीक है। अल्कीन में ही क्या होता है, ओजोनोलाइसिस होता है। और जरा प्रेजेंस अब तुम जरा अपनी कॉपी में लिख लो कि किसके प्रेजेंस में होता है वो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है एथेनॉल, तो लगाओ CH3 C डबल बॉन्ड O और H में ऐसे लिख रहा हूं एथेनॉल, प्लस ये क्या बोल रहा है पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे ही होता है ओन, ठीक है। क्या बोल रहा है पेंटेन 3 ओन, तो लगाओ जरा 3 पे है ना ये, तो यहाँ पे CH2 लिख दे रहा हूं, यहाँ CH3 लिख दे रहा हूं, ऐसे कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं CH2 और ये CH3, ये क्या पेंट हो गया तुम्हारा पेंटेन 3 ओन हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया भाई पेंटेन। अब ओजोनोलाइसिस में क्या होता था कि देखो अगर मान लो A डबल बॉन्ड B बना रहा है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता था कि हट अपन बनाते थे, हर्ट शेप का बनाते थे और उसको ऐड करते थे। और मैंने एक और तरीका बताया था कि यहां से तोड़ दो, यहां पे O लगा दो, यहां पे O लगा दो, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा A डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड B, ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा ना, ठीक है। तो अब कुछ हम अपोजिट चलते हैं कि अगर मैं इन डबल बॉन्ड को तोड़ के आपस में जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे A डबल बॉन्ड B, समझ पा रहे हो, ठीक है। जब मैं तोड़ने पे मुझे अलग अलग दो चीज मिल रही थी, तो उनको ही जोड़ने पे मुझे एक चीज मिलेगी, आंसर मैं यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इन O की जगह पे, देखो मैं क्या करूंगा O की जगह पे मैं ऐसे इसको ढक रहा हूं, अब तुम्हें एक कंपाउंड दिख रहा है पूरा का पूरा, तो उसको बस हमें ऐड कर देना है, तो बस इसको ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे CH3 CH, ठीक है, H को मैंने साथ में लिख दिया डबल बॉन्ड, अब A के डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये C और यहां पे क्या है तुम्हारा CH2 CH3 और यहां पे है CH2 CH3, बन गया तुम्हारा इन, बन गया। अब बस इसका तुम्हें नेमिंग करना है, नेमिंग कर दो जरा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हर जगह जाओ जहां वहां पे 5 है, देखो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर ले लो, सीधी ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहीं से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है। तो देखो 5 की चेन है, 3 पे क्या है तुम्हारे 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 3 पे है तुम्हारे 2 कार्बन मतलब इथाइल, 2 कार्बन वाले कंपाउंड मतलब इथाइल, ठीक है। और क्या है 5 की चेन है तो पेंट, ठीक है, और सेकंड पे है इन तो 2 इन। तो भाई हमने एक कंपाउंड ढूंढा, कैसा कंपाउंड ढूंढा, देखो इन्होंने क्या बोला था कि एन अल्कीन ए, तो अल्कीन ए कौन सा है तुम्हारा 3 इथाइल पेंट 3 इन। ओजोनोलाइसिस पे गिव हमें क्या क्या मिल रहा है, एक एथेनॉल मिल रहा है, एक प्रोपेनॉल बन रहा है, स्ट्रक्चर हमने उसका बना दिया और आईपेक नेम हमने भी उसका लिख दिया, आंसर है, ठीक है। क्या करना था तुम्हें, बस जोड़ना ही तो था, ठीक। अब जितने भी कंपाउंड तुम्हें ऐसे देखेंगे कि एक का ओजोनोलाइसिस हो चुका है, अब हमें बनाना है एल्कीन, तो बस उसको बस जोड़ देने का, एक डबल बॉन्ड लगा देने का उनके बीच में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कौन सा 6th वाला हमारा। अब क्या बोल रहा है एन अल्कीन ए कंटेन्स 3 CC बॉन्ड, ठीक है। अब इसका देखो सीधे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। गिवन तुम्हें है 3 CC बॉन्ड मतलब 3 बार C बॉन्ड, ठीक है, तो 1 2 और ये 3, ये होगा 3 CC बॉन्ड, 1 CC 2 CC और फिर अलग CC, समझ गए इतना, ठीक। ये होगा 3 CC बॉन्ड, ठीक है। 8 CH बॉन्ड, 8 CH बॉन्ड, ठीक, एंड 1 कार्बन पाई बॉन्ड,
पाई बॉन्ड मतलब एक पाई बोल रहा है वो, ठीक है, मतलब कहां होगा, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। इतना समझ गए ना तुम, ठीक। ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास इतना इतना, ठीक है। तो आयुपेक नेम लिखना है हमें किसका, ए का, ठीक है। देखो अब हमें बात एक चीज समझ में नहीं आती कि ये डबल बॉन्ड है किसके बीच में होगा, ठीक, बात बस थोड़ी सी समझ में ये नहीं आ रही है। लेकिन क्या बोल रहा है ये, ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44, ठीक है, मोलर मास 44 कैसे निकालोगे। अब इसने बोला है 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, तो ये क्या हो सकता है, अगर मैं यहां से ओजोनोलाइसिस करता हूं, यहां से अगर मैं ओजोनोलाइसिस करता हूं, इसने क्या बोला है कि 8 क्या है तुम्हारे CH बॉन्ड है, तो जरा बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, ठीक। अगर मैं यहां से ओजोनोलाइसिस करता हूं तो क्या बनेगा भाई, यहां पे बनेगा तुम्हारा, एक बनेगा HCHO, यही बनेगा तुम्हारा। क्या इसका मास 44 है, क्या इसका मास 44 है, नहीं है। अब हम ये मानते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे प्रेजेंट है, C, डबल बॉन्ड C और C के बीच में, क्योंकि वो टूटने पे 2 एल्डिहाइड तो देगा, बिल्कुल देगा कि नहीं देगा, ओजोनोलाइसिस तुमने पढ़ा है, ठीक है, वो क्या देगा, 2 एल्डिहाइड देगा। क्या हाइड्रोजन इसके 8 हैं, क्या CH बॉन्ड 8 है, यहां पे लिख दो CH3, यहां पे CH, यहां पे भी CH और यहां पे CH3, तो 3 3 6 2 8, 2 8 है। अब ओजोनोलाइसिस करते हैं, अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, यहां पर एक O जुड़ेगा, यहां पर एक O जुड़ेगा, प्रेजेंस लिखना जरूरी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, और अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम तो इन दी प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O, क्योंकि ओजोनोनाइट क्या होता है तुम्हारा, डिकम्पोज जल्दी हो जाता है, पिछली बार भी बताया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, ठीक है, प्लस प्लस क्या बनेगा, फिर से सिमिलर मोल बनेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये H CH3, समझ गए ना, ठीक है। तो देखो क्या इसका मास 44 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है तुम्हारा 12, 2 प्रेजेंट है तो 24 प्लस 16, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे 4, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 12 होता है इसका, तो कितना हो जाए तुम्हारा 44, 44 हो रहा है इसका। मतलब अब बात ये आती है, क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इसको टूटने पे हमें मिलेंगे 2 एल्डिहाइड, ठीक है, और अगर हमने उनका जब मास देखा तो 44 AMU ही आएगा, एटॉमिक मास यूनिट AMU ही आएगा, समझ गए, जो U है ना, U मास ही बताता है, ठीक, उसकी यूनिट होती है। अब हमें क्या बताना है, राइट IUPAC नेम ऑफ ए, अब ए का तुम्हें IUPAC नेम बताना है, तो भाई ये रखा है तुम्हारे सामने ए, नाम बता दो जरा तो मजा आ जाए, ठीक है, क्योंकि इतना तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। देखो क्या है तुम्हारा, जरा साफ से लिख देता हूं, 1 2 डबल बॉन्ड और ऐसे, हाइड्रोजन को अभी जाने दो, नाम बताओ इसका क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहां से काउंटिंग करूं, कहीं कहेंगे यहां से, कहीं कहेंगे यहां से, कहीं से भी कर लो, बात एक ही है। तो क्या आ जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन, तो भाई वो जो कंपाउंड है जिसके पास कितने हैं, 3 C बॉन्ड है, देखो 1 2 3, 3 C बॉन्ड है दिख रहा है तुम्हें, और 8 क्या है CH बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास एक 8 CH बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब एक है, मतलब क्या डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। ए ऑन ओजोनोलाइसिस, जब इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो देता है 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, हाँ भाई दे रहा है, ये दे रहा है हमें, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, वरना नाम लिखना भूल जाओ, एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनल, ठीक है। क्या एल्डिहाइड मिल रहा है जिसका मोलर मास 44 है, हाँ भाई 44 है, 44 है, ठीक। IUPAC नेम हमने लिख दिया, और क्या बचा, ये हमने पूरी सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व करते रहो मजे में, बाकी पूरा हो जाएगा। चलो अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चलो आ जाओ। अब क्या तुम्हारा 7th वाला, प्रोपेनल और पेंटेन 2 ओन, प्रोपेनल एल्डिहाइड, पेंटेन 3 ओन कीटोन, ठीक, आर दी ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन, क्या है भाई, एल्कीन के ये प्रोडक्ट हैं जब उनका ओजोनोलाइसिस हो चुका है, ठीक।
व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। ठीक है, ओजोनोलाइसिस पे जरा टिक कर लो और मेरी एक बात मानो तो प्रेजेंस लिख देना। ठीक है, अब चलो क्या बोला तुम्हारा प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या होता है CH3 CH2, कार्बन काउंट होता है एल्डिहाइड का, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या बोल रहा है वो, पेंटेन 3 ओन। लगाओ जरा पेंटेन 3 ओन कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड O, ये तीसरे पे होना चाहिए तो CH2 CH3। ठीक है, ये होगा 3, लगा दो 2 और CH2 CH3, ये होगा तुम्हारे पेंटेन 3 ओन। 1 2 3 पे ओन, 1 2 3 पे ओन, कहीं से भी काउंटिंग कर लो। ठीक, अब क्या बोल रहा है ओजोनोलाइसिस तुम्हें अल्कीन बताना है, तो अल्कीन के लिए हमने क्या बोला था, कंबाइन कर दो, जरा कंबाइन करो इसको, क्या बनेगा, कंबाइन कर दो इसको, ऐड कर दो CH3 CH2, इसके ऑक्सीजन को भगा दो, पूरा ये यही हटा दो और इसका ऑक्सीजन हटा दो, तो क्या बनेगा CH। ठीक है, डबल बॉन्ड C। ठीक, बाकी का पूरा कंपाउंड फॉलो करो, CH2 CH3 और इस पर ही जुड़ा है तुम्हारा CH2 CH3। नाम बता दो इसका जरा, नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हर जगह से 6 ही है। ठीक, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 और 1 2 3 हर जगह से सेम है, लिख दो हेक्स 3 इन 3 इथाइल 3 इथाइल हेक्स 3 इन, आंसर। ये बता चुका हूं ना पहले भी। ठीक है, तो इजी करते जाया करो, जैसे बताया था अभी A डबल बॉन्ड B, तो सीधे काट दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, उसका उल्टा करोगे तो तुम्हारा वही प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ गए इतना। ठीक है, तो बस इसको तोड़ने का और सीधे डबल बॉन्ड से जोड़ देने का। समझ गए, यहां से ये टूटा, इसको भगाया हमने, इसको भी हमने भगा दिया, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। इस अल्कीन का नाम हमने लिख दिया है। ठीक है, और कुछ तो पूछा ही नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हारा क्या है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए एक कॉमन रिएक्शन है, अगर वो भी ध्यान रखना है तो वो भी कर सकते हो, बाकी दूसरी तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला क्या है, अगर कंबशन रिएक्शन तुम्हें करनी है, मतलब कंबशन कराना है हाइड्रोकार्बन का, तो एक जनरल रिएक्शन होती है CX, ठीक है, HY, ठीक, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है तुम्हारा कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो X प्लस Y/4 O2, तुम्हें क्या मिलता है, XCO2 प्लस Y/2 क्या मिलता है, H2O, ये लिक्विड मिलता है तुम्हें और वो गैस मिलता है। समझ गए ना, तो ये एक कॉमन रिएक्शन होती है, अगर ये तुम्हें नोट करना है तो ये नोट कर लो, ये तुम्हें मिलती है। ठीक है, अब चलो हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। क्या तुम्हारा, तुम्हें कराना है ब्यूटेन का कंबशन। ठीक है, देखो ब्यूटेन का कंबशन क्या था, होता है तुम्हारा C4H10 होगा, क्योंकि ये एन लगा है, क्या होता है CnH2n + 2, यही होता है एल्केन सीधे। अब वो तुम CH3 लिखोगे तो टाइम लग जाता है, इसलिए इधर ऐसे लिख लो, प्लस O2 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, CO2 प्लस मिलेगा तुम्हें H2O। ठीक, बैलेंस कैसे करोगे, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब जितने कार्बन है उतने इस साइड होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड है जितने प्रोडक्ट साइड, और जितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड वहां पे होने चाहिए। चलो लगाओ, कितने कार्बन है इधर, 4, क्योंकि ब्यूटेन है तो यहाँ पे लगा दो 4। ऑक्सीजन की टेंशन नहीं लेना क्योंकि वो तो सिंगल है, तो वो जल्दी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 5 लगा दो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 इधर हैं और 8 इधर हैं, तो कितने हो गए 13, तो यहाँ पे लगा दो 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाते चलो, ये हो गया पहला। दूसरा तुम्हारा है पेंट 3 इन। ठीक है, पेंट 3 इन मतलब ये है तुम्हारा इन, क्या होगा इसका CnH2n, जरा पीछे भी जरा पढ़ते रहा करो, CnH2n। ठीक है, 5 है तो ये हो जाएगा C5H10, C5H10। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे सेकंड वाला है C5H10 प्लस O2 की प्रेजेंस में, अब तो तुम कर लोगे, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा CO2 प्लस H2O। जरा बैलेंस करो, ये तो तुम्हें बनना ही है, ये तो फिक्स है, हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तुम्हें 2 चीज मिलेगी ही मिलेगी। जरा इसको बैलेंस करो, 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो 5 लगा देने का। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन है 10, तो यहाँ पे 5 लगा दो,
यहाँ पे 10 नहीं थे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 थे। ठीक है, अब बचे तुम्हारी ऑक्सीजन की बारी, तो यहाँ पे होगा 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे होगा 5, तो होगा ये कितने 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/2 आंसर। चलो यहाँ पे लगा दो, थर्ड आ जाओ, जल्दी जल्दी देख के चलो, इजी वाले हैं सब। हेक्स आइन, आइन मतलब CnH2n-2, बहुत अच्छे, CnH2n-2 मतलब C6H कितना होगा 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। समझ गए? अब बस इसको तुम्हें करना है, तो बार लगा दो C6H10 प्लस O2, कितना O2 नहीं पता, बाद में देखेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा CO2 प्लस H2O। कार्बन कितने हैं 6, लगा दो इधर 6। हाइड्रोजन कितने 10, तो यहाँ पे लगा दो 5। अब यहाँ पे जाओ वापस, ये कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने होगा तुम्हारे 12, ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे 12 प्लस 5 होगा इधर, तो होगा ये 17। तो यहाँ पे क्या लगाओगे 17/2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंगल एटम हम कभी रिएक्ट नहीं करा सकते ऑक्सीजन का। समझ गए? समझ गए जना? चलो ठीक है, अब आ जाओ टोलुइन। टोलुइन क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर CH3, ये है बेंजीन, इसके ऊपर CH3, मतलब बेंजीन क्या होता है तुम्हारा C6H6, ठीक, क्या होता है C6H6। इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ा तुम्हारा CH3 आके, तो ये क्या हो जाएगा C6H5। एक हाइड्रोजन की जगह CH3 जोड़ा है, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसको मैं ओवरऑल कैसे लिख सकता हूं, C7 लिख सकता हूं, C7, और H कितने होगा 8, तो H8 लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। देखो देखो क्या होगा तुम्हारा C7H8 को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे 7CO2 मिलेंगे प्लस 4H2O मिलेंगे, 4H2O मिलेंगे, सीधे सीधे लिख सकते हो ना आप, तो 4H2O मिलेंगे, क्योंकि इनटू ही तो होना है, इसमें 2 का होना है, इसमें मतलब इसमें 2 का ही होना ना, H 2 है और यहाँ पे 1 का होना है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। तो ऐसे मिलेगा, आप तुम्हें बैलेंस करना रहता है सिर्फ हमको, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे 14 प्लस यहाँ पर कितने हैं तुम्हारे, यहाँ पे हैं 4, तो ये हो जाएगा 18, लगा दो 18/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9/9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9O2, तो हो जाएगा 9 × 2 18 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे आंसर, समझ गए, ये हो गए तुम्हारे आंसर। ये हो गया टोलुइन, ये हमने क्या देखा तुम्हारा आइन वाला, ये ईन वाला, ये एन वाला, तो सारे तुम्हारे होमोलॉगस सीरीज वाले हमने इधर देख लिए। अब अल्काइल वगैरह नहीं देखा है तो उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स टू ईन। हेक्स टू ईन का भाई तुम्हें सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ठीक है, तो चलो हम तुरंत बनाते हैं सबसे पहले हेक्स टू ईन का। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल देख लो कि, और उसको ही हम कन्वर्ट कर देंगे सिस या ट्रांस में। देखो हेक्स टू ईन तो मतलब कि सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये मैंने 2 कार्बन बना दिए, ये तुम्हारा सेकंड वाला है, तो पहले पे क्या होगा तुम्हारा CH3 होगा, है ना, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे बनाने में थोड़ा इजी पड़ता है। देखो 1 2 3 ये हो गया। अगर मेरे को सिस बनाना है, अगर मेरे को सिस बनाना है तो ये जो तुम्हारे एटम है या तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक ही साइड होने चाहिए, ये हमें पता है, और अगर डायगोनली प्रेजेंट है तो वो ट्रांस होता है। ठीक है, तो एक साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे H लगेगा, बाकी का तुम इधर लगा दो। कितने कार्बन बच रहे हैं 1 2 3 बचे हैं 3, तो लगा दो, ये बचाएगा तुम्हारा CH2, ये हो गया CH3। इतना समझ गए, कितने होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया तुम्हारे। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा कौन सा सिस स्ट्रक्चर, ये बन गया तुम्हारा सिस स्ट्रक्चर। सिस तुम्हारा क्या है, ये हेक्स टू ईन। अब आ जाओ ट्रांस पे बनाओ। देखो ट्रांस में क्या होगा, देखो हेक्स टू ईन को ही कन्वर्ट करना है अब तुम्हें। अब तुम ये नहीं कर सकते कि 2 इधर लगा दिए 2 इधर लगा दिए, हेक्स टू ईन ही होना चाहिए वो। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम ही रहेगा, ये होगा C डबल बॉन्ड C, एक के पास रहेगा CH3 वो चेंज नहीं होगा, और एक के पास रहेगा H। अब बात ये आती है कि किसको करोगे तुम अलग। यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन,
तो यहां पर क्या कर दो, ट्रांस में मतलब ट्रांसवर्सली या फिर डायगोनली तुम क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। इतना समझ गए। बाकी का सेम स्ट्रक्चर नीचे कॉपी कर दो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 कार्बन, तो C3 लिख दूं ऐसे, C3, ठीक है। अब हाइड्रोजन गिनो, ये 4 और ये 7, 2, तो फिर H7 ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको देखो 2 2 4 और 3 7, ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रांस। इसका नाम क्या है तुम्हारा, ट्रांस हेक्स 2 इन। तो ये हमने स्ट्रक्चर इनके बना दिए भाई, ठीक, हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब क्या पूछ रहा है, विच आइसोमर विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ स्ट्रक्चर देख के तुम कैसे बताओगे। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि जो तुम्हारा कौन सा ग्रुप, ये जो है ये क्या होता है तुम्हारा, देखो इतना पार्ट कौन सा है तुम्हारा, जरा बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये इन ग्रुप। इन होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी ऐसी होगा भाई कि ये भी होगा थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हर जगह सेम ही तो है क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। तो ये क्या करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और हमें पता है CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब बात आ जाती है, जब तुम्हें दिख रहा है फ्लो, तो बात आ जाती है डायपोल की, ठीक है। अब देखो ये यहां से दे रहा है, ये यहां से दे रहा है, ठीक है। अब चलो यहां पे देखो, ये यहां से देगा, ये यहां से देगा। हाइड्रोजन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि भाई वो क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाए, उससे सिर्फ लोग खींचते ही रहते हैं और वो बहुत ही वीक होता है ना, ठीक। तो देखो जरा, अब तुम्हें फर्क कहां दिख रहा है, देखो एक आ रहा है यहां से, उधर देखना ना, और एक आ रहा है तुम्हारा यहां से, है ना। तो जरा मैं अगर इसको थोड़ा सा और सीधा कर दूं, तो ये नेट तुम्हें डायपोल कितना देगा, नेट डायपोल जरा बताओ इसका कितना होगा, ठीक। और अब इधर देखो, ये आ रहा है एक इधर से और एक आ रहा है इधर से, तो नेट डायपोल मैं लिख सकता हूं कि ये ऐसा आएगा कुछ, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पे आप ऐसे शो भी होता है, ठीक है, तो वो तुम समझ जाओगे, ठीक। देखो ये तुम्हें नेट डायपोल कहां दिख रहा है, तुम्हें नीचे साइड दिख रहा है डायपोल, नेट डायपोल तुम्हें नीचे साइड दिख रहा है, मतलब इसका कुछ तो डायपोल मूवमेंट आएगा, डायपोल मूवमेंट कुछ तो आएगा भाई, इसका डायपोल मूवमेंट कुछ तो आएगा। लेकिन ये जो क्या कर रहा है, ये ऊपर से भेज रहा है, ये नीचे से भेज रहा है, तो क्या हो रहा है, अपोजिट है ना भाई, ये ऊपर ये नीचे, दम लगाओगे हिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। सेम पावर वाले अगर दो लोग तुमको क्या करें, पुश करें, तुम एक अपने क्लोन को ही पुश कराओगे तो तुम लोग हिल ही नहीं पाओगे, बस ऐसे चिप करो, कुछ नहीं होगा ना फिर, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 0, और इसका कुछ तो आएगा, इसका कुछ तो आएगा, ठीक है। मतलब अगर डायपोल मूवमेंट आ रहा है तो मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड है थोड़ा सा पोलर है, यही बताता है। ये क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा पोलर है, और अगर पोलर है मतलब डायपोल डायपोल मूवमेंट है, मतलब इनके बॉन्ड जो है आपस में काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, ठीक है। अगर काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर उनके बॉन्ड ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है हाई। क्या होता है तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका हाई। चलो क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। अब इधर बात करो, ये तो नॉन पोलर है, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कौन सा, लो। इतना समझ गए, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे लिख देना तुम कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई, ट्रांस का होता है लो ड्यू टू डायपोल मूवमेंट, समझ गए, ठीक। डायपोल मूवमेंट को कैसे शो करते हो अपन, म्यू से, या फिर यूनिट क्या होती है इसकी, डेबे, डी से शो करते, ठीक है। इतना समझ गए, ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्टेबल, ठीक है, थ्रो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। भाई ये क्या है, ऑर्डिनरी स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, मगर इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन कैसे स्टेबल है, ठीक है। तो जरा याद करो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन, बेंजीन होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना दो और ये होता है तुम्हारा बेंजीन। तो देखो हाँ ये सही बोल रहे हैं कि भाई इनके पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी स्टेबल है। तो जरा अब हम बेंजीन में घुसते हैं, ठीक है। क्या करेंगे,
हर एक कार्बन बेंजीन में होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अच्छे से समझते जाना, ये बहुत मजेदार है। क्या होगा, हर एक कार्बन बेंजीन में होता है sp2 हाइब्रिडाइज, इतना समझ गए। ठीक, और इसका मतलब क्या है कि हर एक कार्बन, ठीक है, sp2 में जरा ध्यान दो, sp2, ठीक, कार्बन के पास क्या होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 3 लोब्स sp2, ठीक, ये बेंजीन की बात चल रही है अभी। ठीक, अब एक sp2 वाला तुम्हारा ऑर्बिटल एक दूसरे s के साथ, मतलब हाइड्रोजन के s के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग। और बताओ, जब एक s और p ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, बहुत अच्छे, ये बनता है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा मगर एकदम पूरा। ठीक है, और जो 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो 2 ऑर्बिटल हैं किसके, कार्बन के, जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, वो जाते हैं किसके साथ, दूसरे हाइब्रिडाइज, दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन का एक कार्बन और ये दूसरे और ये तीसरा, यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड बना रहा है, मतलब ओवरलैपिंग कर रहा है। और ये जो ओवरलैपिंग है ये होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये मत पूछना एक्सियल क्या, ओवरलैपिंग क्या होती है। एक और चीज बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब जरा तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि इन ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनता है, बहुत अच्छे, कौन सा बॉन्ड बनता है तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी किसकी बात, इसकी एक कार्बन की। ठीक है, सब ऑर्बिटल की बात हो गई कि भाई क्या कर रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिग्मा बन रहा है, और जब हाइड्रोजन के साथ कर रहा है तो क्या बन रहा है तुम्हारा, सिग्मा बन रहा है। इतना समझ गए। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, 3 होते हैं ऑर्बिटल, याद आ रहा है, sp3, तो एक जो है तुम्हारा वो वैकेंट छूट रहा है, कौन सा, pz ऑर्बिटल। तो पूरी कहानी pz ऑर्बिटल की है। ठीक है, तो जो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा और pz की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा और। जब ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इन दोनों के बीच में इंटरनल एंगल बनता है 120 डिग्री। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, 120 डिग्री तुम्हारा क्या बनता है, ये इंटरनल एंगल बनता है। इतना समझ गए। और इतनी सारी ओवरलैपिंग के कारण, इतनी सारी ओवरलैपिंग के कारण तुम्हें जो बेंजीन का जो शेप है तुम्हें हेक्सागोनल दिखता है, हेक्सागोनल शेप मिलता है तुम्हें, क्योंकि भाई बहुत सारी ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगा तो एक टाइम बाद क्या रहेगा, तुम्हें कोई इधर से भी पकड़ ले, इधर से भी पकड़ ले, इधर से भी पकड़ ले, तो क्या होगा, तुम्हारा शेप जो है वो एकदम डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, जो सॉलिड में यही होता है ना कि एक मॉलिक्यूल एकदम फिक्स है और वो दूसरे को भी पकड़ के रखे हैं, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा फिक्स हो गया। ठीक, तो ऐसे ही तुम्हारा हेक्सागोनल बन गया। अब जो कहानी है वो मेन pz की है, ध्यान देते रहो। अब जरा बेंजीन पर गौर फरमाना, देखो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का तो हमने देख ही लिया है ना। अब खेल तुम्हारा किसका है, सिर्फ pz ऑर्बिटल का, सिर्फ उसका याद रखो, बाकी पूरा समझ में आएगा। देखो अगर मैं pz ऑर्बिटल को ऐसे बनाऊं, ये है तुम्हारा रिंग, ठीक है, ये है तुम्हारा रिंग। ठीक, pz ऑर्बिटल क्या होंगे, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। प्लेन की जगह अगर तुम बोलोगे कि रिंग के परपेंडिकुलर है तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके परपेंडिकुलर है, ये रिंग के, प्लेन ऑफ द रिंग के एकदम परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बाकी का हमने देख लिया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं एक और रिंग बना लेते हैं, चलो समझ में आएगा क्यों बना रहा हूं मैं। देखो ये मैंने 2 रिंग बना के रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं चल रही है, देखो समझना अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है कि देखो ओवरलैपिंग होती है, हमें पता है बेंजीन में एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक क्या होता है, एक होता है तुम्हारा पाई और एक होता है तुम्हारा सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कहां से आता है हम वो समझ रहे हैं अभी। ठीक है, समझ क्यों रहे हैं वो भी समझ में आएगा, अच्छे से सुनो कि जब पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। ठीक है, साइड वाइज जब ओवरलैपिंग किसकी होगी, pz की होगी। तो देखो भाई जब यहां पर ये ओवरलैप करता है ऐसा, ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर आपस में ओवरलैपिंग करेगा, ठीक, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो तुम्हें देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तुम्हें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहां पे डबल बॉन्ड और एक ओवरलैपिंग हो रही तो यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तुम्हें सिमिलर ऐसा इक्वेशन देखने वाला एक। ठीक है, तो देखो यहां पर एक ऐसे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, एक और तरीके से हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, देखो कि अगर अभी तो ये क्या हो रहा था, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे थे, मतलब कि ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा था, ऊपर वाला ऊपर से कर रहा था। अब एक और क्या हो सकता है कि भाई ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें,
दिख रहा है, ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। उसके बाद अब क्या हो सकता है, ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें और ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे दिखेगा, देखो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा बेंजीन की रिंग, ठीक है, बेंजीन की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड और एक यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, अच्छे से समझो, ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब देखो जहां पर अगर हम PZ की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि दोनों साइड, ईच साइड क्या हो रही है, इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही है। देखो ईच साइड इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ईच साइड इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है, कैसे हो रही है ये भी देखो, कोई जरूरत नहीं है इसको रटने की। देखो ये दिख रहा है, अभी ये वाली रिएक्शन हो रही थी, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा था, समझ में आया? ये वाला ऊपर वाला बस देखो, अब यहां पे देखो ऊपर वाला नहीं कर रहा है, अब साइड वाला कर रहा है उसका, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं जैसा बॉन्ड यहां पर बन रहा था, ठीक है, उसको छोड़ के अब यहां पे बन रहा है। मतलब अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड भी इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है जैसे राइट साइड हो रही थी, तो मैंने क्या लिखा, ईच साइड इक्वल ओवरलैपिंग होती है, इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग होती है, किसकी किसकी, PZ ऑर्बिटल की, PZ ऑर्बिटल की। इतना समझ में आ गया, जिसके कारण बनते क्या है तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ओवरलैपिंग, मतलब मूव हो रहे हैं, तो बन क्या रहा है तुम्हारा पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। इतना समझ गए ना, ठीक है, समझ गए? तो देखो अब यही बोला जाता है, ठीक है, जब इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है तो मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, समझ गए? यहां पर हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जब इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग होती है, इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि यहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, और अब बस समझ गए डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग है ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी के, समझ गए? ठीक है, जिसके कारण जब डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, पूरी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। सिस्टम की जगह बोल सकते हो बेंजीन की एनर्जी हो जाती है कम, और अगर एनर्जी हो गई कम तो क्या होगा, अगर एनर्जी हो गई तुम्हारी कम तो मॉलिक्यूल स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हो गया, जिसके कारण अगर उसमें 10 बॉन्ड भी क्यों ना हो, अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो होता है स्टेबल। इतना समझ में आ गया? तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है रेजोनेंस की, और हमें पता है रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल, और ये भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण बेंजीन हमारा हो जाता है स्टेबल। इतना समझ गए ना? ठीक है, चलो तो ये हो जाता है इसका रीजन। अब एक चीज और देख लो, देखो अब एक चीज और देख लो, ये तो हो गया हमारा स्टेबल। अब एक चीज और देख लो, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा, मतलब ये जो डार्क साइड है ये बता रहा है अलग प्लेन पर है ये, ठीक है। देखो कैसा स्ट्रक्चर बना होगा, यहां पर एक ऐसा सर्कल होगा, यहां पर एक ऐसा सर्कल होगा। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या है, देखो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही है, इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये है तुम्हारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये है अबव द रिंग, और पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो है एक बिलो द रिंग। मैंने बोला ना इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। ऊपर वाला बताता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो हो जाता है अबव द रिंग, और जो है तुम्हारा बिलो द सिस्टम, मतलब या फिर रिंग, क्या है तुम्हारा, पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग के कारण तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बर्गर दिख रहा है, दिख रहा है उसके जैसा? चलो ठीक, चलो ये वाला आ गया समझ में, बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो अब क्या तुम्हारा, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन है या नहीं, इसमें बता देना। चलो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वो एरोमेटिक बना रहा है जिसको वो, ठीक है। तो ठीक है, हम देखते हैं, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमने बता दिया है, नहीं बताया तो भाई लिख तो लिया होगा या फिर मन में ही बोल लिया होगा, कुछ तो करा होगा कम से कम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, एरोमेटिक। बेंजीन होता है तुम्हारा एरोमेटिक,
बस एक को विजुलाइज कर लो और पूरे के पूरे रूल लिख दो। सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा, क्या बेंजीन तुम्हारा प्लेनर है, ठीक है, इट शुड बी, तुम्हारा अगर एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। भाई जितनी भी चीज है वो एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, ठीक है, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इतना समझ गए। चलो सेकंड बात करो, इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, अभी देख क्या है, ठीक है, अब ये मत बोलना नहीं देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अगर हम बोलें sp2 नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा तुम्हारा कार्बन या एटम, डबल क्या होगा, sp2 होगा, ठीक। इसमें देखो क्या है, अल्टरनेट क्या है तुम्हारे, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट क्या है तुम्हारे, डबल सिंगल बॉन्ड, इसको ही बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, डबल सिंगल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है इसके अंदर। थर्ड चीज, मेन चीज जिससे हम सारे एरोमेटिक कंपाउंड को जज करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए हकल्स रूल, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा 4n + 2 पाई। अब ये कैसे होता है, n क्या हो सकता है, n होती है नंबर ऑफ रिंग कितनी प्रेजेंट होती है, n क्या हो सकता है तुम्हारा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 3 या, लेकिन जो n है वो इंटीजर होना चाहिए, ना डेसिमल हो ना कुछ हो, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। समझ गए इतना, ठीक। चलो हम बेंजीन के केस में देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। 4n + 2 पाई हमें नहीं पता, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये एरोमेटिक है, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, ये एरोमेटिक है ही नहीं। अब क्या है, पाई के इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले एरोमेटिक निकालने के लिए हकल्स रूल को फॉलो कराना पड़ेगा। सब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तुम्हें हकल्स रूल को फॉलो कराना पड़ेगा, ठीक है, और हकल रूल को फॉलो कराने तुम्हें पता होना चाहिए पाई क्या है, एन क्या है, ठीक। अब इसमें देखो बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है, इसके अंदर है 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं अगर 3 डबल बॉन्ड है तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, एक बॉन्ड मिलके बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और यहां पे कितने हैं, 3 पाई हैं, 3 पाई तो 3 × 2 = कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई की वैल्यू हो गई 6। बस पुट कर दो, देखो इसको इक्वल में रखते हैं ना, क्या हो जाएगा, 4n + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होगा, ठीक है, पाई लिखना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4n = हो जाएगा 6 - 2 मतलब 4 = 4n, n की वैल्यू आएगी 1। अब ये बताओ बेंजीन में रिंग कितनी होती है, एक ही तो रिंग होती है, ये देखो, और 1 क्या है, इंटीजर है, तो मतलब जो बेंजीन है तुम्हारा वो एरोमेटिक कंपाउंड है, बाकी सब अब याद कर लो वापस कि हाँ बेंजीन एरोमेटिक ही है, शांति आ गई, ठीक। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये 3 जो है कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन लॉ, कंडीशंस क्या है तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। इतना समझ गए, एग्जाम्पल भी देख लिया हमने हकल्स रूल्स वाला, ठीक। और आगे जो तुमको क्वेश्चंस है ना, ठीक है, अगर तुमने बुक पलटाई होगी कभी तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं तुम भी पहले कर लोगे, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा निपट गया, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर है तो, वरना फिर हमें मिलना तो है ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, उम्मीद करता हूं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब मैं थोड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, शायद मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है, तो तुम्हें समझ में तो आया ही होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बोला था कि हम तो आएंगे वापस, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और जैसे मैंने बोला है अब भी जस्ट बोला तुम्हें पिछले ही क्वेश्चन में कि एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और हम मिलेंगे कहाँ, लर्नो, हाँ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।